नाउ वी हैव द कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से पहले अगर हम बात करें तो 11th-12th से ही हम पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस, ये तीनों वर्ड्स सबने सुने ही होंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें क्या करना है, इन तीनों वर्ड से ही डील करना है। अगर हम एक बिजनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चेक करें तो देखो हर कोई बिज़नेस ये चाहता है कि उसके जो प्रॉफिट है, उसका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज़ हो सके और उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो सके, ठीक है। लेकिन उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज ये लाइक लिमिटेड मटेरियल है, लिमिटेड लेबर है, लिमिटेड मशीन्स है, लिमिटेड प्लांट्स हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो भी उसके रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके उन लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो वो चीज़, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट वो अटेन कर सके, मैक्सिमम रेवेन्यू उसको अचीव हो सके इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं हम। किस तरीके से यूज़ किया जाता है कि जब एक बिजनेस हाउस लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है और कॉस्ट को कम करना चाहता है, तो वो कैसे हो सकता है, वो सिर्फ हो सकता है अगर हम उन रिसोर्सेज का बेस्ट एलोकेशन करें, ठीक है। तब हम उनको क्या कर सकते हैं, उसके जो भी बिजनेस हाउसेज है उसके ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो वहीं पे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ कंडीशंस ध्यान में रखें। देखो कुछ कंडीशंस ध्यान में रखें, दोबारा बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर हम कुछ कंडीशंस को कंसीडर करके ध्यान में रख के अपना जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करते हैं, जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनका बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन करके, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज अगर हम उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करें, ऑप्टिमम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, तो हम उनसे ही अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जिससे हम जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है प्रॉफिट या कॉस्ट को मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करने की, उसको हम सोल्व कर पाते हैं अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करके और कुछ कंडीशंस को ध्यान में रख के। तो जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आते हैं। उसके 3 मेन एलिमेंट्स हैं जो हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के। वो सबसे पहले है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे, एक्स है, वाई है, जेड है या एक्स वाई है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जितने भी वेरिएबल्स आपके पास हैं 2 3 4, वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इट मीन्स वो 0 से इक्वेट या फिर 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास है, देखो, और जो ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, ये हर क्वेश्चन में चाहे आपको कहा हो ना कहा हो, आपको वहाँ पे पुट करना ही करना है, ठीक है। देन आपको गिवन है सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, या हम कह सकते हैं कंडीशंस। हमें कुछ कंडीशंस गिवन होगी, वो हमें सेटिस्फाई करनी है। जो भी हमें मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर जो भी हमें मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, अपने फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, उसको मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए वो तो हमें करना ही है। साथ में जो भी कंडीशंस गिवन है वो भी हमें सेटिस्फाई करके चलनी है। लाइक अगर आपको कंडीशन गिवन है कि जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो भी आपकी जेड की मैक्सिमम, जो भी मीन्स एक प्रॉफिट है, उस एक प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रॉफिट फंक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। तो कहने का मतलब कंडीशंस में ये है कि इस मैक्सिमम वैल्यू पे जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, अगर वो हम इस कंडीशन में पुट करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिजल्टेंट हमारा 10 से बड़ा या 10 से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये कंडीशंस गिवन है। आपके पास नंबर ऑफ कंडीशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर एक कंडीशन भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। ये आपको फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी कंडीशन। देन जो सबसे मेन एलिमेंट हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके दिखाना है, जिसके लिए ही हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर बिजनेस हाउस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। देखो वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस हाउस का प्रॉफिट कमाना ही होता है। हर कोई पैसे कमाना है, प्रॉफिट को इंक्रीज ही करना चाहता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी और मेन कंसर्न ऑब्जेक्टिव होगा वो एक ही होगा, ठीक है। उसी को बिजनेस हाउस क्या करना चाहेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहेगा। अगर वो प्रॉफिट फंक्शन है तो वो मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा, अगर वो कॉस्ट फंक्शन है तो वो उसको मिनिमाइज़ करना चाहेगा। तो जिस भी पर्टिकुलर फंक्शन को वो मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना चाहता है, वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये 3 चीज़ें हम कंसीडर करके चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर। क्वेश्चंस में हमें क्या होगा, कुछ तो सीधे ही क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं गिवन होंगे, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी होगी, देन उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो या सिम्प्लेक्स हो। ये
अब सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो सॉल्यूशन करने से पहले हम सीखते हैं प्रॉब्लम्स को, इक्वेशंस को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इजी होता है, लेकिन अगर हम इक्वेशंस को ये अच्छे से फॉर्मुलेट नहीं करेंगे तो वो सॉल्यूशन भी हमारा गलत ही आएगा, चाहे हमारा मेथड सही क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एलपीपी को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। तो फॉर्मुलेट करने के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारी एलपीपी में कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, या 3 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करो कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, या कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। देन जब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम कंडीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी कंडीशंस हमें इस इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ गिवन है। और लास्ट स्टेप है हमारा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को फॉर्मुलेट करना। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हर क्वेश्चन में आपको जितने वेरिएबल्स हैं उनके रिगार्ड में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना कि जो हमारा एक्स वाई जेड है वो 0 से इक्वल या 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर गिवन है, चेयर्स और टेबल्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है। चेयर्स और टेबल्स, यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स गिवन है जिनको वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्स हमारा चेयर हो जाएगा, टेबल के लिए हम वाई यूज़ करेंगे, ठीक है। अब लास्ट लाइन पढ़ो, आपको कहा है हाउ मेनी चेयर्स एंड टेबल शुड बी मेड पर वीक सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट फंक्शन ही आपको गिवन है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें, देखो हमने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स हमारे पास है। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके दिखाना है। तो हम देखते हैं प्रॉफिट के लिए कुछ और गिवन है क्या। हाँ देखो, आपको कहा है प्रॉफिट रिलाइज बाय सेलिंग 1 चेयर। आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है एक चेयर सेल करने पे, 30 रुपीज़, और अगर हम एक्स चेयर सेल करेंगे तो 30x हो जाएगा। देन ऐसे ही एक टेबल को सेल करने में प्रॉफिट है 60, तो वाई टेबल को सेल करने पे हो जाएगा 60y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। देन हम बात करें कंडीशंस की, कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है। कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे क्या गिवन है। हमें कहा है कि जितने भी हम चेयर्स और टेबल बना रहे हैं, दोनों के लिए हम 3 तरह की मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें चेयर बनानी है तो 2 घंटे हम मशीन ए को यूज़ करेंगे, 1 घंटा और बी को यूज़ करेंगे, और 1 घंटा मशीन थर्ड है जो हमारी उसको यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर हमें टेबल बनानी है तो 1-1 घंटा हम मशीन ए और बी को यूज़ करेंगे, और 3 घंटे हम मशीन सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आपको कहा है कि जो टोटल टाइम हमारे पास अवेलेबल है मशीन ए के लिए, वो है टोटल टाइम आपको गिवन है 70 आवर्स आपको गिवन है एक वीक के अंदर। मतलब इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन लेस देन इक्वल्स टू 70, ठीक है। और चेयर है तो यहाँ पे एक्स लगाओ, चेयर के साथ यहाँ पे एक्स, टेबल के साथ वाई हो जाएगा, और ये लेस देन 70। ऐसे ही बी मशीन है, उसके लिए हमारे पास टोटल टाइम है 40 आवर्स, तो यहाँ पे ऐसे वाई लेस देन इक्वल्स टू 40। और देन जो हमारे पास मशीन थर्ड है उसके लिए 90 आवर्स, तो वही एक्स प्लस वाई। तो ये हमारी क्या होगी, कंडीशंस हमने बना ली, कॉन्स्टेंट्स हमने बना ली। उसके बाद हमें क्या, नो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। उसमें क्या होता है, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो हमें गिवन है कि एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, 2 तरह की लेदर बेल्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। 2 तरह की लेदर बेल्ट्स बना रही है, एक ए है एक बी है, तो इसको हम एक्स यूनिट्स मान लेते हैं, इसके हम एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी बेल्ट के हम वाई यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। देन आगे लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं, हमें क्या कहा है, व्हाट शुड बी डेली प्रोडक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ बेल्ट। आपको बताना है कि कितनी प्रोडक्शन आपको करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हमें साथ में गिवन है कि जो प्रॉफिट है पर बेल्ट वो इतना है, 4 और 3 पर बेल्ट, ठीक है। रिस्पेक्टिव प्रॉफिट है, ए के लिए हमारे पास 4 यूनिट्स 4 रुपीज़ है, और बी बेल्ट अगर हम एक बेल्ट बना रहे हैं टाइप बी की तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 3। तो इट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके दिखाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म करें तो एक टाइप ए की एक बेल्ट बनाने के लिए आपको 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, तो एक्स बेल्ट के लिए 4x, ऐसे ही बी में आ जाएगा 3y। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टेंट्स की कि कंडीशंस हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है। हमें कहा है कि ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड बाय बेल्ट ऑफ टाइप बी, कि बी टाइप की बेल्ट को बनाने में जितना टाइम लगता है ए बेल्ट को उससे 2 गुना मीन्स ट्वाइस टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टाइम की बात चल रही है, ओके। तो बेल्ट बी का अगर हम टाइम देख लें तो देखो आपको कहा है इफ़ ओल्ड बेल्ट्स वर ऑफ टाइप बी, अगर हम सारी बेल्ट टाइप बी की बनाए तो एक कंपनी 100 बेल्ट्स बना सकती है एक दिन में, ठीक है। तो टोटल बेल्ट्स हम बी की कितनी बना रही है, वाई यूनिट्स, और एक दिन में बनाया 1000, ठीक है। एक दिन में हमने कितना बनाया, 1000 बनाया, तो टोटल जो टाइम बी के लिए लगेगा वो कितना लगेगा, वाई बाय 1000। अगर हम वैसे देखें तो देखो 1000 बेल्ट्स बी की बात करें, 1000 बेल्ट्स बनाने के लिए हम एक दिन में, मतलब 1000 बेल्ट बना रहे हैं हम एक दिन में, ठीक है। अगर एक बेल्ट बनानी है हमें बी की तो टाइम कितना लगेगा, 1/1000, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें बी की वाई बेल्ट्स बनानी है तो टाइम कितना लगेगा, y/1000। अब हम बात करते हैं ए का टाइम का, ठीक है। तो देखो बी की एक बेल्ट बनाने के लिए, एक बेल्ट 1000 बेल्ट बनाने के लिए एक दिन, एक बेल्ट बनाने के लिए हमें 1/1000, और ए के अंदर ट्वाइस जितना टाइम बी ले रहा है उससे ट्वाइस टाइम लग रहा है, तो 1/1000
इंटू ट्वाइस अगर हम करें, ये ए का टाइम हो जाएगा एक बेल्ट बनाने के लिए, तो ये कितना आया 1/500। ऐसे ही अगर हमें ए की एक्स बेल्ट बनानी है तो टाइम कितना लगेगा x/500, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या आएगा x/500 प्लस y/1000 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देना। देन नेक्स्ट हमें कहा है द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट फॉर ओनली 8 बेल्ट्स पर डे। मीन्स जितनी सप्लाई हो रही है लेदर की दोनों बेल्ट्स के लिए वो टोटल कितनी है 800 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स और वाई यूनिट्स हमें बनानी है बेल्ट ए और बी के लिए, उसके पास मैक्सिमम, उसके लिए मैक्सिमम जो हमारे पास लेदर है वो कितना है 800, चाहे हम किसी भी क्वांटिटी में यूज़ करें दोनों के लिए। देन आपको कहा है कि बेल्ट ए को बनाने के लिए हम बेल्ट ए रिक्वायर्स ए फैंसी बकल एंड ओनली 400 पर डे। बेल्ट ए कितनी हम बना रहे हैं आर अवेलेबल, हमारे पास कितने अवेलेबल है बकल 400, तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 400। और ऐसे ही वाई के बी के लिए कहा है हमें सिर्फ 700 बकल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो वाई लेस देन इक्वल्स टू 700। फिर हमने कंडीशंस यहाँ आइडेंटिफाई कर ली, 4 कंडीशंस हमारे पास होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या आएगा एक्स और वाई दोनों ही हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें गिवन है कि एक मीडिया स्पेशलिस्ट है, वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 3 मीडिया के अंदर एलोकेट कर रहा है, जहाँ पे जो कॉस्ट है एक मैसेज की वो 1500, 1250 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसको एक्सपेंडिचर एलोकेट करना है 3 मीडियाज़ के अंदर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 3 मीडिया की बात चल रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हो या फिर आप x1 x2 x3 भी ले सकते हो। ओके, देन लास्ट लाइन पढ़ते हैं, हमें कहा है फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू फाइंड द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन 3 मीडिया दैट वुड मैक्सिमाइज द टोटल इफेक्टिव ऑडियंस। क्या मैक्सिमाइज करना है आपको, टोटल इफेक्टिव ऑडियंस। टोटल इफेक्टिव ऑडियंस ये गिवन है आपको तीनों मीडिया के लिए। फर्स्ट मीडियम को हम x मानेंगे, x1 मान ले, दूसरे को x2, तीसरे को x3 या XYZ ABC XYZ भी मान सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, z इक्वल्स टू 50,000 x1 प्लस 40,000 x2 प्लस 25,000 x3, ये हमारा निकल गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देन कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। हमें कहा है कि जो कॉस्ट है एक मैसेज की वो कितनी है 1500, 1250 एंड 1000 रुपीज़। ओके, एंड द टोटल एडवर्टाइजिंग बजट है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए वो है 50,000। एक मीडियम के अंदर एक मैसेज सेंड करने की कॉस्ट इतनी है और टोटल बजट हमारा इतना है। ठीक है, और हम मीडियम 1 में x1 मैसेज सेंड करें, मीडियम 2 से हम x2 मैसेज और अगर हम मीडियम 1 से कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट्स देखो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे कंडीशंस कैसे निकालेंगे कि जो यूनिट कॉस्ट है एक मैसेज सेंड करने की मीडियम से वो कितनी है दिस वन, और जो टोटल बजट है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का बजट है वो हमारे पास है 50,000। तो इनको हम मीडियम से मल्टीप्लाई करें कि एक मैसेज की कॉस्ट इतनी है, और मीडियम 1 से हम x1 मैसेज सेंड करें, मीडियम 2 से हम x2 मैसेज सेंड करें, मीडियम 3 से हम x3 मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट टोटल कितना आएगा 50,000 या उससे कम। उससे ज़्यादा तो बजट नहीं हो सकता ना हमारा, तो जो भी हमारी कॉस्ट आएगी टोटल कॉस्ट आएगी वो 50,000 से कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी बन गई। फर्स्ट कंडीशन क्या है 1500 x1 प्लस 1250 x2 प्लस 1000 x3 लेस देन इक्वल्स टू 50,000। ओके, देन अगर आगे बढ़े तो हमें कहा है द फर्स्ट मीडियम इज ए मंथली मैगजीन। फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है, मंथली मैगजीन के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और एक एडवर्टीजमेंट हम एक इशू में एक बार ही करेंगे। ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट एक इशू में एक बार ही करेंगे, मंथली इशूज़ है तो इट मीन्स वो मैगजीन के कितने इशू होंगे 12, एक ईयर की बात करें तो 12 इशूज़ होंगे, और उसमें एक बार ही एक एडवर्टीजमेंट की जा रही है, उससे ज़्यादा बार एडवर्टीजमेंट नहीं की जा रही। इट मीन्स कि हम मीडियम 1 के अंदर कितनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं 12 या उससे कम, तो ये हमारी सेकंड कांस्टेंट होगी। देन एटलीस्ट 5 एडवर्टीजमेंट शुड बी इन सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में हमारी एडवर्टीजमेंट कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट 5, मतलब कम से कम 5 तो होनी ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो हमारा जो थर्ड कांस्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा x2 लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे हम बात करें, एंड द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट इन थर्ड मीडियम शुड बी स्ट्रिक्टली बिटवीन 6 to 10। 6 to 10 के बीच में हमारी थर्ड एडवर्टीजमेंट है, थर्ड मीडियम है उसके अंदर एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या बनेगी 6 लेस देन इक्वल्स टू x3 ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन 6 लेस देन इक्वल्स टू x3 लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हमारी थर्ड कांस्टेंट बनेगी। देन फिर हम नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस निकालते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस निकालते हैं। उसमें क्या होता है x1 x2 x3 हमारे तीनों ही 0 से बड़े या इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं फॉर्मुलेट करते हैं अपनी एलपीक्यूपी को। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन पे, कि हम अब हमारे पास आता है कि हमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। हमने इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना सीख लिया कि कैसे उनको फॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर नहीं गिवन है तो हम बना लेंगे। फिर हमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस वाई
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, इस तरीके से कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। फिर हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस को इक्वल्स टू में लेके जो इनइक्वालिटीज़ है इसको खत्म कर देंगे और इनको इक्वल एज्यूम करेंगे, लाइक x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एज्यूम करेंगे और इसको 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एज्यूम करेंगे। देन यहाँ पे एक बार हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और अपोजिट्स फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू 0 पुट की तो y निकाल लेंगे, फिर y की वैल्यू को 0 पुट करके x निकाल लेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, इसलिए पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ बना लेंगे। देन ऐसे ही जो हमें सेकंड कांस्टेंट गिवन है उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ऐसे ही अगेन y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उसका भी ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद दोनों इक्वेशन की लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन जो ये दोनों इनइक्वालिटी की कंडीशन गिवन है इसमें आपको ओरिजिन पॉइंट है जो आपका 0 0 वैल्यू है x और y, ओरिजिन पॉइंट पे हमारी वैल्यूज़ क्या होती है 0 0, x की भी वैल्यू 0 होती है y की भी 0, वो दोनों वैल्यूज़ हमें दोनों इक्वेशंस में दोनों कंडीशंस में पुट करनी है और चेक करना है कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी या फॉल्स। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और हमें गिवन है ग्रेटर देन, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा? नो। तो इट मीन्स अगर हमारा फॉल्स आता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ओरिजिन पॉइंट डालने के बाद, तो जो भी हमारा फिजिबल रीजन होगा वो उस इक्वेशन के मतलब 0 जो ओरिजिन है उसके अपोजिट साइड होगा। देखो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी, ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया तो ये फॉल्स हो गया। तो अगर तो फॉल्स हो गया तो जो ओरिजिन है उसके अपोजिट जो एरिया है वो हमारा फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड कंडीशन के लिए चेक करें, ऐसे ही अगर हम सेकंड कंडीशन के लिए चेक करें तो आपको सेकंड कंडीशन देखो क्या गिवन है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे 0 पुट किया, x की वैल्यू -0 तो ये लेस देन इक्वल्स टू 8 आया, 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, ट्रू है। ये सही बात है कि 8 0 से बड़ा होता है तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जब ट्रू होता है तो ये सेकंड कंडीशन की लाइन है दिस वन, ट्रू होता है तो जो हमारी ओरिजिन की साइड होती है वही हमारा शेडेड रीजन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा फिजिबल रीजन आ गया, लाइक एज्यूम करते हैं हमने इक्वेशंस का पॉइंट्स प्लॉट किए और हमारे पास ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ बना तो हमारा जो शेडेड रीजन है दोनों ही क्या है, जो भी हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही थी, तो हमारा शेडेड रीजन क्या होगा, फिजिबल रीजन हमारा ये वाला आएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी ये कॉर्नर पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करना है और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें ये कॉर्नर पॉइंट्स डाल के देखने हैं, ठीक है। अगर हमें मैक्सिमाइज पुट करना है तो सारे पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स को डालो और जहाँ पे आपका z मैक्सिमम होगा वो आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। और अगर मिनिमाइज शो करना है तो ये कॉर्नर पॉइंट्स डाल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जहाँ पे आपका z मिनिमम होगा वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं इसका। एग्जाम्पल चेक करने से पहले कुछ और हमें गिवन है एक्सेप्शनल केसेस, वो भी पढ़ लेते हैं कि देखो फिजिबल रीजन की बात करें, फिजिबल रीजन होता है हमारा कॉमन रीजन, जो सारी इक्वेशंस में कॉमन रीजन आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक है इनफिजिबल रीजन। इनफिजिबल रीजन क्या होता है, जिसमें हमारे पास मतलब 2-3 लाइन होती है लेकिन उसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं आता, सबका जो शेडेड रीजन है पोर्शन है वो अलग लगाता है। लाइक हमारे पास 2 लाइन्स थी, एक का इस साइड आ गया, एक का इस साइड आ गया, कॉमन क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगर हम फिजिबल रीजन फाइंड आउट नहीं कर पाते तो हम आगे मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे। देन हमारे जब हम फिजिबल रीजन की बात करते हैं, इट मीन्स हमारी जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। देखो आपके कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे तभी कुछ कॉमन नहीं आएगा उनके अंदर, इसलिए मतलब इनफिजिबल रीजन में हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वहाँ पे हमारा इनफिजिबल सोल्यूशन आएगा। देन हमारे पास है अनबाउंडेड सोल्यूशन। अनबाउंडेड मीन्स जिसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। हमने मेनली जो हमारे फिजिबल रीजन बनेंगे ऐसे बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे सबके और वो बाउंडेड होंगे, बाउंड्रीज होंगी उनकी। लेकिन अगर हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो फिजिबल रीजन होगा उसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं होगी, और जब बाउंड्रीज नहीं होगी इट मीन्स वो किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है। ऐसे देखो अगर ये हमारा ऐसे बात करें और कि ये हमारा जो यहाँ पे फिजिबल रीजन है वो ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो मेनली हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की, कि हमारा जो x और y है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, ये हमारा क्वाड्रेंट था फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, x एंड y 0 से बड़ा होना चाहिए, इट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो देखो कॉमन रीजन है, शेडेड रीजन है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, वहाँ पे हमारी y x हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे। और अनबाउंडेड सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, हमारे पास वहाँ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती, मीन्स हमारे जो x और y है वेरिएबल है उनकी नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, इसीलिए हम उनको भी वहाँ से भी कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल पाते। देन हमारे पास है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। जब मीन्स हम मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है हमें, और z की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हम z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट्स पे आ जाती है। लाइक 2 पॉइंट्स पे हमारी वैल्यू आई है 24, एक पे 20 है, एक पे 21 है, ठीक है। ये 5 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स आए हमारे, यहाँ पे हमने z की वैल्यू निकाली और मैक्सिमम वैल्यू हमारे 2 पॉइंट पे है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। देन हमारे पास होता है रिडंडेंसी।
इसमें क्या होता है, जो हमारा फिजिबल रीजन है उसको कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक आप अगर एक इक्वेशन फॉर्म करो इस तरीके से, ठीक है, आपकी ये इक्वेशंस लाइन है और ये हमारी कंडीशन की लाइन है, ये भी हमारी कंडीशन की लाइन है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, ठीक है, और हमारा जो कॉमन रीजन आ रहा है वो इस साइड आ रहा है, ऐसे इस साइड आ रहा है, जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं ये इस साइड आ रहा है, ठीक है। और इस केस में अगर हम इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है उसको अगर डिलीट करते हैं फिर भी हमारा रीजन इस साइड ही आएगा। तो रिडंडेंसी क्या होता है वो इस रिडंडेंसी के केस में हमारे पास जो फिजिबल रीजन होता है उसमें अगर हम कोई कंडीशन डिलीट भी कर देते हैं उससे हमारे फिजिबल रीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो देख सकते हो आप, हमें गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 10x प्लस 6y मैक्सिमाइज करना है, ये हमें कंडीशंस हमारे पास ये सारी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जीरो से इक्वेट करेंगे इन दोनों कंडीशंस को, तो हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड देन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 34। अब हमें क्या करना है, एक बार x को जीरो लेना है और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, और एक बार y को जीरो लेना और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है इस इक्वेशन के लिए, और हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही सेकंड में भी x जीरो और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, देन y को जीरो लो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो और लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है। अगर हम लाइन चेक करें, ये हमारी लाइन्स बन रही है, देन हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है। जीरो से अगर हम इक्वेट करके देखें दोनों कंडीशंस के अंदर, ये हमारी कंडीशंस थी, यहाँ पे हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू था दोनों में, ठीक है। जीरो से इक्वेट करें अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अंदर, तो जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है, ठीक है। ये इट मीन्स ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया फर्स्ट कंडीशन के अंदर। अगर हम सेकंड में चेक करें 2x प्लस 5y है, जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल्स टू 34, इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो जीरो ओरिजिन की साइड होगा, ठीक है। तो ये भी हमने कर दिया, तो हमारे पास कॉमन रीजन क्या आया, दिस वन, ये हमारा कॉमन रीजन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये फिजिबल रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद इसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए, चारों कॉर्नर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी किस पॉइंट पे आ रही है, जहाँ पे हमारा x2 था और y हमारा 6 था, तो ये हमारा ऑप्टिमम। क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक फर्म है वो दो तरह के मोटर्स को, आउटबोर्ड मोटर्स को असेंबल कर रहा है और सेल कर रहा है, सेल करेगा तो यहाँ पे रेवेन्यू या प्रॉफिट की बात हो रही होगी, या तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या कह रहा है। तो हमने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए, हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, x एंड y, x फॉर a एंड y फॉर b। देन नीचे अगर हम देखें, हमें कहा है कि आपके पास फॉर्मुलेट करना है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ओके, और सोल्व करना है ग्राफिक मेथड से। तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट पर यूनिट प्रॉफिट हमें गिवन होगा, टाइप ए में पर यूनिट प्रॉफिट है 90 और टोटल यूनिट है हमारे पास x, जो हमें यूनिट्स बनानी है वो x है, और टाइप बी के लिए हमारे पास प्रॉफिट है पर यूनिट 60 और हमें यूनिट्स बनाने हैं y। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स के लिए चेक करते हैं हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि आपको द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, ये हमें 4 कंडीशंस गिवन है 1 2 3 4, तो 4 कंडीशन मीन्स 4 लाइन बनेंगी हमारी ग्राफ के ऊपर। तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम चेक करें, हमें कहा है कि कैपेसिटी पर मंथ आपको कितनी गिवन है, ए के लिए है 400 और बी के लिए है 250, ठीक है। पर मंथ की कैपेसिटी 400 यूनिट्स ए बना रहा है एक मंथ के अंदर, तो एक यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा 1/400, और x यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगेगा x/400, ठीक है। ऐसे ही y में कितना हो जाएगा, b क्या कर रहा है 250 यूनिट्स बना रहा है 1 मंथ के अंदर, तो 1 यूनिट बनाने के लिए टाइम कितना लगेगा 1/250, और y यूनिट्स बनाने के लिए टाइम कितना लगेगा y/250, ठीक है। हमारे पास एक मंथ की बात हो रही है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। देन सेकंड हमारे पास क्या है कि टाइप ए जो यूनिट्स है वो कितने बना रही है, कैपेसिटी उसकी कितनी है, गियर एंड ड्राइव शॉप रिसोर्सेज के अंदर उसकी कैपेसिटी है 175 यूनिट्स 1 मंथ के अंदर, तो 1 मंथ के अंदर 175 यूनिट्स वो बना रहे हैं 1 मंथ के अंदर, इतनी कैपेसिटी है। 1 के लिए कैपेसिटी कितनी होगी 1/75, और x के लिए कैपेसिटी होगी x/175, और ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो 75 उधर चला जाएगा, हमारे पास बचेगा x लेस देन इक्वल्स टू 175। सेकंड कंडीशन हमारे पास आ गई। ऐसे ही अगर हम आगे चेक करें, थर्ड कंडीशन हमें b के लिए सेम गिवन है, तो हमारे पास क्या होगा y/225 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो इसको इधर ले जाएंगे, हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 225, थर्ड कंडीशन। देन आगे अगर हम चेक करें, हमें गिवन है फाइनल असेंबली करनी है जो रिसोर्सेज की, उसमें ए की कैपेसिटी है 200 और बी की कैपेसिटी है 300, तो वही काम हमें करना है जो ऊपर किया था। तो हमारे पास क्या आएगा x/200 प्लस y/350 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये 4 हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स निकालते हैं। तो x लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास
इक्वेशन एलपीपी हमने फॉर्मुलेट कर ली, ये हमारे पास एलपीपी होगी। अब हमारा काम है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ पे इक्वेशन लाइन बनाते हैं। इक्वेशन लाइन के लिए हमारे पास 4 इक्वेशन यहाँ गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, जो भी इनइक्वालिटीज़ है उसको खत्म कर देते हैं और इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का ग्राफ तो सीधा ऐसे ही बनेगा, ये एक्स का, ये वाई के लिए, ठीक है। ये 175 और ये है 225 के लिए सीधा ग्राफ बनेगा। इनकी बात करें तो इनमें क्या करेंगे, वही काम, एक बार एक्स को हम 0 लेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक बार वाई को 0 लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और 2 पॉइंट्स हमारे पास मिल गए, ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। देन ऐसे ही इसमें करना है, एक बार एक्स को 0 लेना है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक बार वाई को 0 लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, वहाँ से हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे, जैसे भी बनेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स कंडीशंस है हमारे पास। फिजिबिलिटी रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं ओरिजिन पॉइंट इनमें डाल के। तो अगर हम ओरिजिन पॉइंट डालें सब में 0 0 डालें एक्स और वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू एक्स और वाई की दोनों की 0 डालें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 2000, तो ट्रू हो जाती है ये कंडीशन। तो मीन्स ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इट मीन्स जो फिजिबल रीजन होगा वो ओरिजिन की साइड होगा। ऐसे इसके अंदर पुट करें इन दोनों में, तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 लेस देन इक्वल्स टू 175 मीन्स ट्रू, और 0 लेस देन इक्वल्स टू 225 ये भी ट्रू हो जाएगी, मीन्स जो भी हमारा फिजिबल रीजन होगा वो ओरिजिन की साइड ही होगा, ठीक है। देन इसमें चेक करें तो इसमें भी यही 0 लेस देन इक्वल्स टू 1400 हमारे पास आएगा। तो अगर हम ग्राफ में चेक करेंगे तो हमारे पास देखो सारा जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है। तो ये अगर इक्वेशन की बात करें तो इसमें भी इस तरफ आएगा, इस इक्वेशन की बात करें इसमें भी इस तरफ आएगा, क्योंकि सारी इक्वेशन हमारी ट्रू थी। इसमें भी इस तरफ आएगा और इसमें भी इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो फिजिबल रीजन आएगा वो क्या आएगा, दिस वन, ठीक है। ये रीजन हमारा फिजिबल रीजन होगा। फिर हम क्या करते हैं, इनके कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो चेक करेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रॉफिट की वो कौन से पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो अगर हम z की वैल्यू निकालें इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू हमारी मैक्सिमम कहाँ पे है, दिस वन। यहाँ पे जब हमारी x की वैल्यू 800/9 थी और y की वैल्यू 1750 थी, तो बाई 9 थी, तो वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था वो मैक्सिमम था और उसकी वैल्यू थी 666.67। तो इस तरीके से हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को करना है। ये हमारा है एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड।